एवरीवन, दिस इज़ रूपल जैन और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्वेश्चंस ऑन SN1 रिएक्शन। उससे पहले हम ये देखेंगे कि जो SN1 रिएक्शन है वो किन किन मॉलिक्यूल्स में फास्ट होता है, किन में स्लो होता है। तो एक तरीके से हम उनके रेट के बारे में पढ़ेंगे। आई नो बहुत ज़्यादा गैप हो गया लास्ट वाली वीडियो में और अब वाली वीडियो में, बट अब मैं थोड़ा कॉन्टीन्यूस रखूँगी इस चीज़ को भी। और तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, हमने SN1 रिएक्शन के अंदर ये पढ़ा था, जो हमारा टर्शरी हैलाइड होते हैं, टर्शरी सबस्ट्रेट्स जो होते हैं वो हमारे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और वो SN1 रिएक्शन फास्ट देते हैं। ऐसे ही मेरे पास एक एग्जांपल है। मान लीजिए मेरे पास ये है टेट्राहाइड्रोपाइरान, ठीक। एक यहाँ पर ब्रोमीन लगा हुआ है, एक ये केस है, इसके अंदर मेरा यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है। अब हमें ये देखना है कि अगर हम इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं, मतलब अगर हम इनकी SN1 रिएक्शन करवाना चाहे तो किस मॉलिक्यूल में ज़्यादा फास्ट SN1 रिएक्शन होगी। तो पहले काम करते हैं, पहले देख लेते हैं कि ये जो ब्रोमीन है, इनको हटाने के बाद जो कार्बोकेटायन बनेगा वो क्या बनेगा। तो ये देखिए, यहाँ पे जब ये ब्रोमीन चला गया तो ये वाला हमारा कार्बोकेटायन बना, और यहाँ पर जब ब्रोमीन चला गया तो ये वाला कार्बोकेटायन बन गया। अब ये वाला जो कार्बोकेटायन है ये हमारा ज़्यादा स्टेबल है। ऐसा क्यों? ये जो हमारे ऑक्सीजन के लोन पेयर्स हैं यहाँ से इसके अंदर डोनेट करना शुरू कर देंगे, ठीक, क्योंकि ये वेकेंट p ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन जो है वो हमारा +m इफेक्ट शो करता है, मतलब अपने ऑक्सीजन के जो लोन पेयर्स होते हैं वो हमारा डोनेट कर देगा। बट यहाँ पर ये जो कार्बोकेटायन है वो दूर है इस ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन जो है वो इसको डोनेट नहीं कर पाएगा। तो इन दोनों अगर कार्बोकेटायन के अंदर देखें हम, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकेटायन हो गया? ये वाला, मोर स्टेबल, ठीक। तो इसका मतलब अगर ये ज़्यादा स्टेबल है तो ये मान लीजिए इसका रेट K1 था, इसका रेट K2 था, तो हमारा जो K1 होगा वो हमारा K2 से ज़्यादा होगा। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई? ठीक है, अब इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिक, मतलब ये सब चीज़ें तो आप लोगों ने पढ़ी होंगी। तो एक और एग्जाम्पल मान लीजिए हमने ले लिया ये साइक्लोपेंटाडाइईन, एक ये चीज़ बन गई और एक ये बन गया, ठीक है। अब इन सब में से फिर से वही ब्रोमीन हटाकर इनका रेट चेक कर लेते हैं, मतलब कार्बोकेटायन देख लेते हैं कार्बोकेटायन कौन सा बनेगा। देखो इसके अंदर तो ये वाला कार्बोकेटायन बनेगा, इसके अंदर ये वाला कार्बोकेटायन बनेगा और इसमें ये वाला। अच्छा, अब ऐसी स्पीशीज, मतलब अभी इसके अंदर तो समझ में आ गया था कि यहाँ पर कोई +m डोनेटिंग, मतलब +m वाला जो ग्रुप है उससे स्टेबलाइज हो जाएगा। बट इसके अंदर ऐसा क्या है जो जिससे ये कार्बोकेटायन हमारे स्टेबलाइज होंगे, डिस्टेबलाइज होंगे? तो यहाँ जो फैक्टर हमारा होता है वो होता है हमारा एरोमेटिसिटी का। इसका मतलब कि जैसे अगर हम, ये हमारी एक प्लेनर रिंग है, ये भी प्लेनर है, ये भी प्लेनर है, इनके अंदर अगर हम नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स चेक कर दो तो इसमें कितने हो जाएंगे? 2 + 2 4। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर भी कितने हो गए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पर कितने हो गए हमारे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब हमने हकल रूल से ये पढ़ रखा है कि जो 4n + 2, मतलब एक मॉलिक्यूल अगर साइक्लिक हो, प्लेनर हो और 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉन्जुगेशन में हो, तो फिर वो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो हमारा ये वाला जो कंपाउंड होगा ये होगा हमारा एरोमेटिक। ओके, अब यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, लेकिन ये जो एक कार्बन है यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जिसकी वजह से ये कंपाउंड हमारा नॉन
एरोमेटिक बन गया। और ये जो हो गया ये हमारा हो गया एंटी एरोमेटिक। तो जब हम एरोमेटिसिटी की कंपैरिजन करते हैं तो हम ये देखते हैं जो एरोमेटिक होता है वो हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, देन नॉन एरोमेटिक एंड देन एंटी एरोमेटिक। तो इसका मतलब अगर इसमें देखा जाए हमारा K1, इसमें देखा जाए हमारा K2 और इसमें देखा जाए K3, तो हमारा जो K3 है वो हमारा K2 से ज़्यादा होगा और वो हमारा K1 से ज़्यादा होगा। मतलब एंटी एरोमेटिक कोई कंपाउंड बनना नहीं चाहता, जिसकी वजह से ये जो होगा ना ये लीस्ट फॉर्म करेगा, मतलब बनेगा ही नहीं ऑब्वियसली, लेकिन ये बहुत जल्दी बन जाएगा। तो इसका रेट फास्ट है, तो K3 देन K2 एंड देन K1। ओके, ये तो एग्जाम्पल्स मतलब कि ये आपका कोई बड़ा मॉलिक्यूल में दे सकते हैं या डायरेक्टली आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो आपको ये कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा कहाँ पे हमें प्लस m लगाना है, कहाँ पे हमें एरोमेटिसिटी चेक करनी है। अब एक चीज़ और, यहाँ पर अगर मैंने ये वाला सिस्टम दे दिया, ये अब यहाँ से जब मैं हमारा कैटायन बनाऊंगी तो हमारा ऐसा कुछ बनेगा। तो देखो ये जो होता है ना ये हमारा नॉट स्टेबल, मतलब ये जो हमारा ब्रिज हेड कार्बन होता है, ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर कभी भी कार्बोकेटायन नहीं बन सकता। तो ये वाली जो रिएक्शंस होती, मतलब ये जो सिस्टम होता है ये हमारा कभी भी SN1 रिएक्शन नहीं देगा, मतलब सिस्टम देगा बट अगर Br हमारा ब्रिज हेड पोजीशन पर होता है तो ये SN1 नहीं देता, SN1 भी नहीं देता, SN2 भी नहीं देता। ये तो पता ही होगा आपको, मतलब मैंने आपको बताया था जब SN2 पढ़ाया था तो। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर देखूँ फिनाइल रिंग के ऊपर भी अगर मैं यहाँ पे ब्रोमीन लगा दूँ और इसके बाद मैं अगर इसकी रिएक्शन करवाना चाहूँ तो यहाँ पे फिनाइल रिंग के ऊपर हमारा जो कार्बोकेटायन है वो नहीं बनता। तो ये जो रिएक्शन है ये भी हमारी नॉट पॉसिबल होती है। समझ में आ गई? अगर ये दो सिस्टम्स दे रखे हो और यहाँ पर पूछ लिया जाए SN1 रिएक्शन का तो नो रिएक्शन। ओके, चलिए इसको फटाफट से मैं रब कर देती हूँ। तो देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है, अरेंज द सॉल्वेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर न्यूक्लियोफिलिसिटी। मतलब SN1 रिएक्शन के अंदर हमने यही पढ़ा था कि जो हमारा सॉल्वेंट होता है वही हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ये हमें सॉल्वेंट्स की लिस्ट दे रखी है। अब हमें बताना है कि कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। वाटर, एसिटिक एसिड, TFA, इथेनॉल और TFE। अच्छा पहले जब एक बात बताओ, वाटर, एसिटिक एसिड और इथेनॉल तो समझ में आ रहे हैं, TFA और TFE का जब तक हमें मतलब ही नहीं पता होगा हम इसको अरेंज कैसे करेंगे, है ना। तो मैं आपको इनके नाम बता देती हूँ। TFA इज ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। ओके, अच्छा, और ये क्या हो जाएगा हमारा ट्राइफ्लोरो इथेनॉल। अब देखो जितना ज़्यादा हमारा एक कंपाउंड की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी। तो अब वाटर, एसिटिक एसिड, इथेनॉल इसके अंदर तो कोई हमारा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप नहीं है, बट TFA एंड TFE के अंदर हमारा ट्राइफ्लोरो 3 फ्लोरीन ग्रुप्स प्रेजेंट है। तो इतना तो अभी हमें समझ में आ गया कि इन दोनों की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो सबसे कम होगी। अब चलो ठीक है, अभी पहले इन दोनों को ही कंपेयर करते हैं। अब इसके अंदर देखो ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड और इथेनॉल, मतलब ट्राइफ्लोरो इथेनॉल, इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा किसकी कम होगी। तो बस हम एसिटिक एसिड और इथेनॉल को कंपेयर करेंगे, यहाँ कंपेरिजन हो जाएगा तो यहाँ पर भी कंपेरिजन हो जाएगा। अब देखो जो एसिटिक एसिड होता है उसके अंदर क्या होता है, जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स हैं वो दूसरा ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उसकी बेसिसिटी कम हो जाती है। हमने एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ा है ना, ऐसे CH3COO नेगेटिव,
ये जो नेगेटिव है वो इधर जाके इधर चला जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी जो है ना डोनेटिंग पावर कम हो जाती है। तो जो TFA है वो हमारा सबसे लीस्ट हो जाता है। उसके बाद क्या आ जाता है, TFE। ठीक है, अब देखो एसिटिक एसिड वाटर सॉरी एसिटिक एसिड वाटर और इथेनॉल, इतना तो पता है कि सिर्फ एसिटिक एसिड के अंदर रेजोनेंस में जाएगा, तो ये तो हमारा इन तीनों में से सबसे कम न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा एसिटिक एसिड। अब वाटर और इथेनॉल के अंदर जब हम कंपेयर करते हैं तो ये होता है कि जो इथेनॉल के अंदर हमारा जो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, मिथाइल ग्रुप नहीं, जो इथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है CH3CH2OH। ओके, ये मान लीजिए यहाँ से चला गया ये चीज़, इथॉक्साइड ले लो, चलो नहीं इथेनॉल ही ले लो, चलो ये जो है ना इथेनॉल। अब इसका क्या है, यहाँ पे जो लोन पेयर्स है, ये जो ये वाले ग्रुप्स होते हैं एल्काइल ग्रुप्स, ये अपने +I इफेक्ट शो करते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाती है वो बढ़ने लग जाती है। अब ये बढ़ने लग गई तो ये ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो गया, तो इसीलिए वाटर हमारा कम न्यूक्लियोफिलिक हो जाता है और उससे ज़्यादा हो जाता है हमारा इथेनॉल। तो ये है हमारा ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा ये वाला। फटाफट से इसको रब कर देते हैं, फिर हम 2-3 रिएक्शन मतलब ऐसी मैकेनिज्म वाले क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फटाफट फटाफट रब करो। तो अब मेरे पास ये इतना बड़ा मैंने एक मॉलिक्यूल बना दिया, उसको मैंने वाटर से रिएक्ट कर दिया। अब ना चलो ठीक है, ये ऊपर हम देख नहीं रहे कि SN1 रिएक्शन है, अब बस हमें ये मॉलिक्यूल दे दिया और इसके साथ वाटर के साथ रिएक्शन दे दी। अब कैसे पता चलेगा कि ना SN2 रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन है, E1 E2 मतलब बहुत सारे होते हैं ना ये, तो मेरे को बहुत कन्फ्यूजन रहती है। तो कैसे पता चलता है कि ये जो हमारा, पहले तो ये देखो, ये जो मिसाइलेट है ये OMS कौन सा ग्रुप होता है, ये गुड लीविंग ग्रुप होता है। एक तो होता है हमारा OMS, एक होता है हमारा OTS, ये होता है मिसाइलेट, ये होता है टॉसाइलेट। मिसाइलेट का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH3SO, ये ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि अब ऐसे, और टॉसाइलेट के अंदर यहाँ पे फिनाइल ग्रुप लग जाता है मतलब, तो ये जो होता है ना ऑक्सीजन के लोन पेयर्स, इस पर भी रेजोनेट होते हैं, इस पर भी होता है, तो ये हाईली डीलोकलाइज्ड स्ट्रक्चर बन जाता है जो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। चलो ठीक है, अभी समझ में आ गया मिसाइलेट जो है हमारा लीविंग ग्रुप है, और ये टर्शरी है, टर्शरी भी समझ में आ गया। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था कि जो टर्शरी होता है वो हमारा SN1 रिएक्शन देता है, तो ये तो हमारा इससे भी पता चल गया SN1 है। और ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वाटर, वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, तो SN2 तो होने से रहा। एक सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट हमारा किस में यूज़ होता है, SN1 रिएक्शन में। तो इसको फटाफट से एक बार स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये इसके बाद मैं यहाँ पे स्टेप लिख रही हूँ। जब ये हमारा मिसाइलेट जो है वो लीव कर जाता है, लीव करने के बाद क्या हो जाता है हमारा, एक कार्बोकेटायन, ओ सॉरी मिथाइल भी तो है, मिथाइल लगा दिया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है कि ना हमारा यहाँ पे या तो हमारा जो वाटर है वो डायरेक्ट इस पे आके अटैक कर दे, ओके, या फिर ये जो हमारे ये एल्कीन ग्रुप्स हैं ये हमारा डीलोकलाइज हो जाए, मतलब यहाँ पर इसके आके पोजीशन ले ले। तो एक बार जब इधर वाटर ने अटैक करा तो इसका मैं प्रोडक्ट कहाँ बनाऊँ, चलो यही बना देती हूँ। तो इसके बाद क्या बनता है हमारा जो फाइनल, मतलब फाइनल नहीं बोल सकता, अभी मैं इसके और प्रोडक्ट्स बनवाऊंगी। इसको रब कर दूँ। देखो यहाँ पे हमारा लग जाएगा OH, मतलब माइनस प्रोटॉन जो है वो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ही माइनस कर दिया। और यहाँ पर भी क्या है, इसका 2 पोजीशन हो सकती है,
इसमें मैं प्लस माइनस लिख देती हूँ। रेसिमिक मिक्सचर मतलब यहाँ पर जो OH है वो अबव द प्लेन भी हो सकता है, बिलो द प्लेन भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पर एक ये बना देती हूँ। इसका मतलब इसकी स्टीरियो डिफाइंड नहीं है, ऐसे ही इसका। ओके, तो हमारे एक दो ग्रुप्स अटैच हो गए। अब क्या होता है जब ये हमारा यहाँ पे डीलोकलाइज हुआ और एक ये यहाँ पर आ गया, तो तब भी हमारा जो कार्बोकेटायन है, पहले ये देखना कि डीलोकलाइज होने के बाद जो कार्बोकेटायन है वो स्टेबल हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। यहाँ पर तो 3 डिग्री था और साथ में स्टेबल करने के लिए ये एल्कीन्स भी थे, लेकिन अगर मान लो चलो ये यहाँ से डीलोकलाइज हुआ और ये यहीं पर ही आकर कार्बोकेटायन बन गया, तो देखो ये सेकेंडरी ग्रुप है ना, सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा तो ये इतना स्टेबल नहीं होता। तो हम ऐसे ही देखेंगे, ऐसा रेजोनेट करवा के देखेंगे जिससे हमारा स्टेबल बन जाए, स्टेबल कार्बोकेटायन बन जाए। तो ये देखो ये एक कार्बोकेटायन यहाँ पे बन गया, ये इधर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप और ये इधर। तो अब यहाँ पर भी वाटर का अटैक हो सकता है। मैंने यहाँ पे वाटर लिख दिया, यहाँ पे मैंने वाटर लिख दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर भी इसका प्रोडक्ट बना देती हूँ। यहाँ OH, एक प्रोडक्ट ये वाला बन गया इसके अंदर। तो इसका मतलब कि ना हमारे पास एक तो ये चीज बन गई। अच्छा, इन दोनों के अंदर जब हम देखते हैं ना, इन दोनों में, तो यहाँ पे क्या है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का क्या मतलब है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और लगातार एल्कीन्स जो है ना वो हमारा रेजोनेंस में, बट यहाँ पर क्या बीच में कार्बोकेटायन है, तो एक क्रॉस कंजुगेशन हो जाती है। यहाँ वाली एल्कीन्स भी डीलोकलाइज करेंगी, वहाँ वाली एल्कीन्स भी डीलोकलाइज करेंगी, है ना। तो जो मेजर प्रोडक्ट हम जिसको बोलेंगे वो होगा ये वाला, ठीक है। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन जो है ना वो, उससे हमारा ये मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। समझ में आ गई। तो ये तो एक एग्जांपल होगी, इसके बाद मैं एक दूसरा करवाती हूँ आपको। अब देखो आपके पास ना एक ये वाला मॉलिक्यूल है, इसको मैंने इथेनॉल के साथ ट्रीट करवाया है। ये जो OTF होता है ये होता है ट्रिफ्लेट, ओके। तो अब क्या, ये भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो अब क्या करते हैं, पहले तो फटाफट से पहले इसको ग्रुप को हटा के हम एक कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन कर देते हैं। मैं जल्दी जल्दी लिख देती हूँ। यहाँ पर ये कार्बोकेटायन बन गया। अच्छा, आपको क्या लग रहा होगा कि यार 3 डिग्री है और तो कोई चांस है ही नहीं, सीधा सीधा यहीं पर ही इथेनॉल अटैक कर देगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। बट नहीं, SN1 रिएक्शन के अंदर हमारी एक पॉसिबिलिटी होती है रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन की। कि मान ली देखो यहाँ पे क्या है, साइक्लोब्यूटेन रिंग है, वो हाईली स्ट्रेन रिंग होती है। तो ये क्या करती है, रिंग एक्सपेंशन के लिए एक्सपेंशन की तरफ जाती है, प्रेफर करती है ये। अगर इसके पास कार्बोकेटायन बन रहा है तो ये क्या करेगी, वहीं से ओपन अप हो जाएगी और रिंग एक्सपैंड कर जाएगी। और ये देखो ना, ये यहाँ पे एक 7 मेंबर्ड की रिंग बन रही है। तो ये 7 मेंबर्ड रिंग जो होती है ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट होकर 6 मेंबर्ड में बदल जाएगी। मतलब एक 6 मेंबर्ड रिंग को ना थोड़ी आइडियल सी रिंग माना जाता है। हर जगह पढ़ोगे 6 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग, क्योंकि उसके अंदर स्ट्रेन बहुत कम होता है। तो एक बार देख लेते हैं कि मान लो अगर यहीं पर हमारा इथेनॉल अटैक करता है, ये जो इथेनॉल है इसने यहीं पर ही अटैक करा, तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, बस यही सिंपल
ये देखो OET। अब इसके अंदर भी दो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, क्या बताया था, एक तो अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। तो प्लस माइनस मतलब इसके अंदर हमारे 2 प्रोडक्ट्स बन गए। काउंट करते जाना। चलो अब इसके बाद देखते हैं कि अब मैंने आपको क्या बताया था कि ना यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन रहा है ना, तो और साथ में ही साइक्लोब्यूटेन रिंग है, ये यहाँ से रिंग एक्सपैंड कर जाती है, यहीं से ही खुल गई, ओपन अप हो गई। तो अब क्या होएगा, ऐसे। अब ये जो रिंग है ये कितनी बन जाएगी, तो 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। और ये कितनी बन जाएगी, 5 मेंबर्ड रिंग। अच्छा इसकी नंबरिंग तो कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 4 और 9 के बीच में बॉन्ड बनेगा। अच्छा 4 और 9 के बीच, तो ये हमारा हो गया 4, ये हमारा हो गया 9। ओके, ये 1 2 3, ये 5 6 7 एंड 8। अब 9 पे क्या बन रहा था, हमारा मिथाइल लगा हुआ था, यहाँ पे लग गया मिथाइल। अब जब ये 1 और 4 का बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो 1 पर अब हमारा क्या बन जाएगा, एक कार्बोकेटायन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन। चलो इसको नंबरिंग को रब कर दो, कंफ्यूजन हो जाएगी बहुत ज़्यादा। अब क्या होता है कि ये हो गया। अब यहाँ से हमारे एक्चुअल में कितने प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, मैंने कुछ मिस कर दिया क्या, नहीं, ये देखो एक ना यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप भी लगा लेना, एक यहाँ पे, एक यहाँ पर, और इसके ऊपर भी एक मिथाइल ग्रुप लग जाएगा, ये चीज़। अब हमें पूछा जाए, मान लो NET के अंदर क्वेश्चन आ गया कि इस रिएक्शन में हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, तो अब मैं आपको एक्चुअली 2 प्रोडक्ट तो यहीं से ही मिल गए ना, अब यहाँ से हमारे 4 प्रोडक्ट बनेंगे। 4 प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, पहला प्रोडक्ट तो ये कि जब हमारा मिथाइल जो OET ग्रुप है वो हमारा बिलो द प्लेन अटैक करा। अब इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी है, ये हमारे टेट्राहेड्रल कार्बन है ना, ये टेट्राहेड्रल कार्बन है, तो इसमें 2 ग्रुप्स तो इन द प्लेन होंगे और 2 ग्रुप्स हमारे आउट ऑफ द प्लेन होंगे। तो मान लो ये जो है ऐसे बन सकता है, रिंग हमारी डैश पोजीशन पर हो और ग्रुप हमारा वेज पोजीशन पर हो। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर एक और मतलब इसी का ही एक केस बनाती हूँ, इसी में ही यहाँ पर क्या हो जाता है कि OET जो ग्रुप है हमारा वो फिर से हमारा बैक साइड अटैक कर गया, और इसके बाद अब क्या होगा कि जो हमारा मिथाइल ग्रुप होगा अब वो वेज पे चला जाएगा, और ये जो होगी हमारी रिंग ये हमारी डैश पे चली जाएगी। सॉरी गलत बोल दिया ना, ये मिथाइल ग्रुप डैश पे चला जाएगा और ये वेज पर आ जाएगा। चलो ये 2 केस इसके हो गए। अब 2 केस तो आपको समझ में आ जाएंगे, यहाँ पे OET बैक साइड अटैक करा था, अब यहाँ पर अबव द प्लेन अटैक करेगा। तो इसको फटाफट से जल्दी जल्दी इसको बना लेते हैं। वैसे मैं अगर ऊपर भी लिखती ना, यहीं पर ही मैं प्लस माइनस लिख देती तो आपको वो भी पता चल जाता। यहाँ पे क्या है OET और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप अबव द प्लेन है और ये हमारा डैश पर हो गया। ऐसे ही हमारा एक और प्रोडक्ट है, यार थोड़ी राइटिंग गंदी आ रही है, समझ लेना तुम। OET नहीं, गलत लिख दिया ना, यहाँ पे आएगा OET। और अब ये जो रिंग है ये हमारी हो जाएगी डैश वेज पे, यार गलत बोल देती बार बार, और ये हमारा हो जाएगा डैश पे। कितने प्रोडक्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 products are formed in this reaction.
ठीक है, एनईटी का क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको इस मतलब ये जो है डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ सकता, आ भी जाए तो अच्छी बात है, बट अगर तुमसे ऐसे में ही कुछ पूछ लिया तो तुम कम से कम तुम्हें पता तो चलेगा कि हाँ ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ऐसे मैंने आपको करके दिखा दिया। एक क्वेश्चन और करें, चलो ये भी ना काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मतलब एनईटी में आ जाइए, मान लो पॉसिबल प्रोडक्ट्स में एमएसक्यू वगैरह में कौन कौन से प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, तो हम कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि इपॉक्साइड रिंग है, H3O पॉजिटिव है, दिखने में तो तुम्हें ये SN1 वगैरह कुछ नहीं लगेगी, बट इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग जो मैंने आपको करवा दी, एसिडिक मीडियम, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, पहले यहाँ से जो H+ है, मैं यहाँ का अलग से H+ दिखा देती हूँ, ये इसको एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। तो मैं ना आपको डायरेक्ट रिंग ओपन करके ही दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पर क्या होएगा कि ना Me, ये जो O है ये ऐसे हो जाएगा और यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। अब कैसे हुआ है, इस ऑक्सीजन ने इस H+ पे अटैक करा, इससे क्या होगा यहाँ पर मतलब दोनों साइड पे ना पार्शियली कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन कार्बोकेटाइन स्टेबल कहाँ होएगा, जो जहाँ पे ज़्यादा हमारे एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड होंगे, मतलब यहाँ पर। तो ये इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग हो जाती है। अब ये भी देखो, ये भी टर्शरी कार्बन है, तो अगर हम सीधा सीधा अटैक करवाएं, पॉसिबल है ना कि नहीं, यहाँ पर भी हमारा जो है वो वाटर का अटैक हो सकता है और हमें कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट मिल सकता है। देखो अब पॉसिबल प्रोडक्ट्स जो जो बन सकते हैं और बनते भी हैं, ये Me और ये OH, यहाँ पर एक ही आ गया, ठीक है, एक प्रोडक्ट तो हमारा ये हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ये Me बिलो साइड है तो एक H यहाँ पर भी होगा अबव द प्लेन, तो ये क्या हो जाता है, एक हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं हम इसे। हाइड्राइड शिफ्ट भी बहुत कॉमन होती है, यहाँ पे मैंने लिख दिया हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट। तो अब इसके बाद जो हमारा हाइड्राइड शिफ्ट के बाद, वैसे मिथाइल शिफ्ट भी होता है, एक हाइड्राइड शिफ्ट भी होता है, बहुत सारे शिफ्ट होते हैं। Me, यहाँ पे लग गया H, यहाँ पर आ गया Me। अब देखो ये भी तो एक टर्शरी कार्बोकेटायन हुआ है ना, और साथ में जो एल्कीन है वो भी हमारा स्टेबलाइज करेगा। अब यहाँ पर भी क्या हो सकता है, यहाँ पर भी वाटर जो है वो डायरेक्टली इसके ऊपर अटैक कर सकता है। अगर इसके ऊपर डायरेक्ट अटैक कर दिया तो हमारा कैसा बन जाएगा, ये Me और OH, Me, एक प्रोडक्ट ये भी फॉर्म हो गया। अब देखो इस कार्बोकेटायन के पास ये जो एल्कीन है ये ऐसे भी डीलोकलाइज हो जाएगी। जब ये डीलोकलाइज हो जाएगी तो ये हमें ऐसा कुछ कार्बोकेटायन देगी। ऐसा कुछ, ये भी देखो टर्शरी है, तो टर्शरी है तो हमारा ये OH, Me, OH, ये है ना। तो कितने प्रोडक्ट्स बन गए अब हमारे पास, इसके क्या है 1 2 3, 1 2 3, 3 प्रोडक्ट्स फॉर्म हो गए इसके अंदर विदाउट स्टीरियो आइसोमर्स है। ये स्टीरियो आइसोमर्स भी पूछा जाए आपसे तो इसमें तो यार काफ़ी बन सकते हैं, क्योंकि एक ये भी कायरल सेंटर है हमारा, एक ये भी कायरल सेंटर है, ठीक है, एक ये भी कायरल सेंटर हो गया हमारा, एक ये भी कायरल सेंटर हो गया। इसमें तो कायरल सेंटर है ही नहीं, नहीं ये है ये वाला, ठीक है। तो ये जो हो गया हमारा, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है।
अब एक क्वेश्चन है वो मैं आपको देती हूँ, आपको बताना है कि उसके अंदर कौन सी रिएक्शन होगी। चलिए फटाफट से अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो बस एक लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर Me लगा हुआ है, ये OH और ये HBr। अब इसका प्रोडक्ट जो है ना आपको मेरे को बताना पड़ेगा कि इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, और SN1 से SN1 के थ्रू होगा या SN2 के थ्रू होएगा। तो फिलहाल तो इस क्लास के लिए इतना ही। अब मैं चैलेंज एक्सेप्टेड सीरीज जो मैंने आपको बताई थी उसके भी क्वेश्चंस जल्दी से स्टार्ट करूंगी। टिल देन थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे सेफ एट योर होम। थैंक यू सो मच।